हेलो फ्रेंड्स। आज तारीख है 29 जून 2025 और हमने जो ये सीरीज़ शुरू की है टू क्रैक 71st बीपीएससी पीटी इन 60 डेज़, उसका आज थर्ड क्लास हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने साइंस से स्टार्ट किया है और हमारे दो सब सेक्शंस फिनिश हो चुके हैं। मैकेनिक्स फिनिश हो चुका है और डायमेंशनल एनालिसिस हमने देख लिया है। आज हम तीसरा सब सेक्शन देखते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम ये वाली बुक यूज़ कर रहे हैं, घटना चक्र 1992 से 2025 तक के सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं। ये पूरी सीरीज़ अगर किसी एस्पिरेंट ने कम्प्लीटली अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ कर ली तो उसका कोई भी पीटी नहीं रुकने वाला है। और ये 60 डेज़ तक हम पूरे 10 सितंबर तक पूरा कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू ज्वाइन अस इन दिस एंडीवर। तो चलिए बीपीएससी के लिए शुरू करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी। पहला सवाल है, इफ़ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज दैन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल। अगर धरती का स्पिनिंग स्पीड मतलब घूमने की जो गति है वो बढ़ जाए तब वेट किसी बॉडी की इक्वेटर पे क्या होगी। अभी इसका सवाल जो है इसमें आंसर दिया हुआ है बी। हम इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑन इट एक्सर्टेड बाय द अर्थ। जो अर्थ है वो किसी बॉडी के ऊपर कितना प्रभाव डाल रही है, कितने फोर्स से पुल कर रही है, वही उसका वेट होता है। ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑल्सो एक्सर्टेड ऑन द बॉडी बाय अर्थ। जब गोल गोल बॉडी घूमती है तो किसी अर्थ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, मतलब कि बाहर की तरफ का जो फोर्स है, अंदर की तरफ सेंटर की तरफ जो लगता है उसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। विच ट्राइज टू मूव द बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो मैंने आपको बताया बाहर की तरफ खींचती है। एट द इक्वेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द मैक्सिमम एज द वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? इक्वेटर पे होती है, क्योंकि रोटेशन जो है सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे ही होता है। दस द इक्वेटर एट द इक्वेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स अगेंस्ट ग्रेविटी टू रिड्यूस द वेट ऑफ द बॉडी। उसकी वजह से क्या होता है कि वेट ऑफ बॉडी जो है वो कम होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको ग्रेविटी से अलग खींचता है। विद द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट द इक्वेटर विल इंक्रीज एंड द वेट ऑफ द बॉडी विल सीम टू हैव डिक्रीज। मतलब क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बढ़ रहा है जो कि इक्वेटर पर, तो वेट जो है किसी बॉडी का वो घटेगा। तो ये इसका मतलब कि अच्छा सा एक्सप्लेनेशन था, अच्छा सवाल है। 2021 में 67th बीपीएससी में आ चुका है ये। दूसरा सवाल देखें। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन मेजर्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज़ 100 न्यूटन। F इज़ इक्वल टू ma। जो वेट है वो 100 न्यूटन है। व्हाट विल बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द मून सरफेस। तो मून सरफेस पे एक चीज़ ध्यान में आप रखें कि अर्थ पे जितना भी वेट है उसका 1/6 गुना होता है। उसी का हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। The gravitational force on the moon is 1/6 times the gravitational force on the earth. Thus the weight of an object on the moon is 1/6 of its weight. ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, 1/6। तो वेट क्या हो जाएगा? 1/6 100 का, जो कि 16.7 न्यूटन। ये अपना हो जाएगा आंसर डी। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ें। द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलोइंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून। मून पे क्या है? मून पे अपना एनवायरनमेंट तो है नहीं, तो उसमें क्या होगा कि सेम ही, चाहे उसका कितना भी मास हो, दो ऑब्जेक्ट्स का कितना भी मास है, सेम ही वेलोसिटी से वो नीचे को गिरेंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया है व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली इट्स वेलोसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटी। अर्थ पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। इसीलिए अर्थ पे चाहे कितनी भी भारी या हल्की वस्तु हो, अगर उसको आप गिराए जाए तो वो सेम ही वेलोसिटी से नीचे को गिरेंगी। सेम ही चीज़ जो है मून के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। नॉट ऑन द मास ऑफ द बॉडी दस फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स विल हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी मूवमेंट। तो आंसर इसका हम सी कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको आप अलग से मार्क करके रख सकते हैं। चौथे सवाल की तरफ चले। यू आर स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय योर वेट ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। अगर आप एलिवेटर पर जब जाते हैं तो ये पूछ रहे हैं कि अगर वो नीचे को जा रही है एलिवेटर, जो लिफ्ट है आपकी, फिर आपका वेट क्या होगा। तो इसमें हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाइल गोइंग डाउन फ्रॉम द लिफ्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर देयर इज़ नो प्रेशर ऑफ द पर्सन ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट।
सो द फोर्स एक्टिंग बाई हिम ऑन द फ्लोर एट दैट टाइम विल बी ज़ीरो। कहने का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से ही हम गिर रहे हैं, और उसी रेट से लिफ्ट का फ्लोर भी गिर रहा है, हम भी उसी रेट से गिर रहे हैं, लिफ्ट का फ्लोर भी गिर रहा है। तो रिलेटिव मोशन हमारे बीच में और लिफ्ट के फ्लोर के बीच में ज़ीरो है। इसीलिए उस समय क्या होता है कि हम उस फ्लोर के ऊपर कोई भी अपना फोर्स नहीं डालेंगे। तो इसका आंसर होगा बी, will be zero when the lift comes down with an acceleration of 9.8 meters per second square। पांचवें सवाल की तरफ बढ़ें। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सर्फेस इज अप्रॉक्सीमेटली, ये अभी बताया गया है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। TRE 3 का क्वेश्चन है 2024 का। ये देखिए एक्सप्लेनेशन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, इट्स डिनोटेड बाय जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इफ़ अ फेदर रबर बॉल, ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, ये आपको देखना चाहिए कि फेदर रबर बॉल या वुडन बॉल एक साथ अगर किसी हाइट से गिराई जाए वैक्यूम में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हवा का कोई ड्रैग नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, तो वो तीनों एक साथ ही नीचे पहुंचेंगी। उन पे क्या फोर्स अप्लाई होगा, जी जो है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फेदर रबर बॉल एंड वुडन बॉल, ये लिखा हुआ है, will fall with the same speed and reach the ground together because there is no air resistance in the vacuum and the gravitational force acts the same on all objects, hence every object undergoes free fall in the vacuum। free fall में क्या होता है कि एक साथ ही वो नीचे आएंगे। इसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन, हाउ डू हाई वाटर वेव्स ओकर इन द ओशन। हाई टाइड्स क्यों आती हैं, हाई टाइड्स क्यों आती हैं, मून की वजह से। जो समुद्र में मून जो है वो समुद्र के पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हाई वेव ओशन वेव्स आर रिजल्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। द मून इज़ क्लोजर टू द अर्थ दैन द सन, ड्यू टू इट्स अट्रैक्टिव फोर्स ओशन वेव जो है वो बढ़ते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द सन इज़ नॉट एज इफेक्टिव, सन हालांकि बड़ा है लेकिन दूर है ज़्यादा। Therefore waves do not rise as high due to sun as compared to moon। मतलब वो भी अपना एग्जर्ट करता है, लेकिन जो प्रोमिनेंट है, मुख्य जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, वो मून की वजह से होता है। आठवां देखें, देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज। मून पर कोई एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़िया नहीं है। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर बिकॉज द एस्केप वेलोसिटी of gas molecules is much lower than the root mean square velocity। कहने का मतलब है कि जिस वेलोसिटी से गैस निकल सकती है वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है। एस्केप वेलोसिटी अर्थ की कितनी है ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इस स्पीड से अगर कोई मतलब कि चीज़ अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर को निकलने की कोशिश करे तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ के बाहर चली जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी। वही यहाँ पे बता रहा है, एज अ रिजल्ट गैस मॉलिक्यूल्स कैन नॉट रिमेन ऑन सरफेस ऑफ द मून, हेंस मून लैक्स एन एटमॉस्फेयर। तो ये सेकंड हो गया आपका आंसर। एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज लेस देन आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उनका इंटरनल वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए निकल जाता है। यह भी आप चेक कर सकते हैं कि मून के ऊपर एस्केप वेलोसिटी कितना है। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। व्हेन अ स्टोन इज़ ब्रॉड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून टू द अर्थ। अगर स्टोन को मून के सरफेस से अर्थ पे लाएं तो मास तो चेंज नहीं होगा, वेट चेंज हो जाएगा। इट्स वेट विल चेंज बट मास विल नॉट चेंज। मास क्या होता है कि उसके अंदर द्रव्यमान उसका कितना है वो तो सेम ही रहेगा, वेट मतलब भार उसका चेंज हो जाएगा। सेम ही यहाँ पे दिया हुआ है, भार इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि अर्थ पे 6 गुना एक्स्ट्रा 6 टाइम्स जो है वो अपनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। If the distance between two objects is doubled, then what happens to the gravitational force between them? अभी इसमें थोड़ा हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा। फोर्स का जो दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल की वजह से, उसको हम मेजर करते हैं g टाइम्स m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। g जो है कांस्टेंट है, मास 1 मास 2 अपॉन उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। अब इन्होंने बताया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कितना है, 1 अपॉन आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर से है, तो अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें तो 1/4 हो जाएगा उनके बीच का। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 1/2
ये डिस्टेंस को हम अब डबल अगर कर देते हैं, यहाँ डबल हम कर रहे हैं, तो ये क्योंकि स्क्वायर से कर रहा है तो 1/4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है। इट बिकम्स अ 1/4, मतलब कि 1/1/4 हो जाएगा उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण। तो ये हमने छोटे छोटे टॉपिक से पहला टॉपिक फिनिश कर दिया है, एक्सेल ग्रेविटेशनल मास की वजह से जो था। तो ये पहला टॉपिक फिनिश होने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, जो कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स है। ये भी फ़िज़िक्स का ही टॉपिक है। आइए पहला सवाल देखें। When a film of soap appears in water during the day, it shows beautiful colors. The reason for this phenomenon is, जो हम पानी जो साबुन का पानी होता है उसके ऊपर 7 कलर हम देखते हैं, वो किस तरीके से आते हैं? वो डिफ्रैक्शन होता है? नहीं। रिफ्रैक्शन नहीं। पोलराइजेशन नहीं। इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है कि सफ़ेद किरण जो होती है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। ड्यूरिंग द डे फिल्म ऑफ सोप ऑन वाटर अपीयर्स ब्यूटीफुल इन मेनी कलर्स ड्यू टू इंटरफेरेंस। छोटे छोटे सवाल हैं, बस ध्यान में रखें क्योंकि पीटी हमें क्वालिफाई करनी है। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड डायरेक्टली गैस में जाता है, जैसे कपूर जो होता है, कपूर, कैम्फोर कहते हैं उसको, या फिर कपूर कहते हैं, कर्पूर, जो पूजा में यूज़ होता है, जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाता है, उसको सब्लिमेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। तीसरा सवाल देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग डू स्प्रे बॉटल्स यूज्ड एज विंडो और हाउस क्लीनर्स और परफ्यूम स्प्रेयर्स वर्क अपॉन? इसमें क्या होता है कि ये कह रहे हैं कि हाउस होल्ड क्लीनर्स या परफ्यूम स्प्रेयर्स कौन से सिद्धांत पर वर्क करता है? कैपिलरी एक्शन नहीं। बर्नौलीज प्रिंसिपल होता है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पास्कल्स लॉ तो प्रेशर से रिलेटेड है। तो देखिए, बॉटल्स यूज्ड एज विंडो और हाउस होल्ड क्लीनर्स और परफ्यूम स्प्रेयर्स वर्क ऑन Bernoulli's principle. The Bernoulli's principle was given by Swiss mathematician Daniel Bernoulli. चौथा सवाल देखें। A piece of ice is floating in beaker containing water up to its brim. Then the whole of the ice melts. जो एक आइस है, एक बीकर में अगर पानी भरा हुआ है तो उसमें जो आइस हम डाल देते हैं, तो जब पूरा आइस मेल्ट होता है तो फिर क्या होगा? क्या वाटर लेवल चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। ये सारे क्लासिकल क्वेश्चंस हैं, ये तो बिल्कुल ही क्लासिकल क्वेश्चन है, ये आना ही आना है एग्ज़ाम में। ये देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द अ पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन बीकर फुल ऑफ वाटर डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। मतलब कि जितना उसने अपने द्रव्यमान के बराबर वाटर को वहाँ से हटा दिया होता है जो आइस होता है। सो व्हेन द आइस क्यूब मेल्ट्स द वाटर विल फिल द सेम वॉल्यूम एंड दस द वाटर विल नॉट चेंज। इसीलिए क्या होगा? द वाटर विल नॉट लेवल विल नॉट चेंज, वाटर लेवल नहीं चेंज होगा। पांचवा सवाल देखें। स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज़ ड्यू टू। स्फेरिकल कैसे होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये भी क्लासिकल क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखें, किसी न किसी सवाल क्वेश्चन ये किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आपको पूछा जाएगा। द शेप ऑफ ड्रॉप ऑफ रेन इज़ कंस्ट्रेंड बाय द सरफेस टेंशन विच ट्राइज टू गिव इट द शेप फॉर विच द सरफेस एरिया इज़ मिनिमम। मतलब कि वो कोई भी अगर ऊपर से बूंद नीचे गिर रही है तो मिनिमम वो सरफेस एरिया लेने की कोशिश करती है। द सरफेस स्फेरिकल शेप हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। स्फेरिकल जो शेप होता है मिनिमम सरफेस एरिया होता है, दैट्स वाई रेन ड्रॉप्स अक्वायर स्फेरिकल शेप। ये क्या होता है? बैलेंस बनाने के लिए क्या होती है? प्रकृति सबसे कम इसमें एरिया लेने की कोशिश करती है, प्रकृति द्वारा जो ये बूंदें ऊपर से रेन की आती हैं उसमें। छठा सवाल देखें। द हाईएस्ट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब कि घनत्व। अमॉन्ग द फॉलोइंग किसका सबसे ज़्यादा घनत्व है? क्या वाटर का है, हनी का है, ब्लड का है, एयर का है? हनी का ही सबसे ज़्यादा होता है वैसे। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विस्कोसिटी इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू फ्लो। मतलब कि उसे बहने में कितना रेजिस्टेंस हो रहा है। अ फ्लूइड दैट इज़ हाईली विस्कस हैज़ द हाई रेजिस्टेंस लाइक हैविंग मोर फ्रिक्शन। द फ्लो स्लोअर देन अ लो विस्कोसिटी फ्लूइड। अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन हनी का सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी होती है। सातवां सवाल देखें। ये भी सवाल एक क्लासिकल क्वेश्चन है। पहाड़ों पर कुकर क्यों खाना जल्दी से क्यों नहीं बनता है? उसके लिए फूड गेट्स कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर में क्यों बन जाता है? क्योंकि उसमें जो है वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। हाई प्रेशर ऊपर से होता है तो हाई टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लेटेंट हीट काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती है, जिससे
खाना बहुत जल्दी से पक जाता है। लेटेंट हीट के बारे में भी बताई जाएगी यहाँ पे बातें। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फूड कैन बी कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर सिंस द बॉइलिंग point of water increases with increase in pressure. As the water boils, the steam produced cannot evaporate, so that the pressure inside the cooker increases. The boiling point क्या होता है कि स्टीम जो है अगर नहीं निकल पा रही है तो प्रेशर बढ़ जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर नाउ बिकम्स अबाउट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। द लोड पिन फिक्स्ड ऑन हैवी aluminium lid prevents any escape of steam. Thus the rubber ring around the lid seals the liquid inside. The food gets cooked faster. कहने का मतलब यही है कि उसके अंदर जो रबर की जो एक गैसकेट लगी होती है जिसकी वजह से हीट और भाप नहीं निकल पाती है, जिससे कि खाना तेज़ी से पकता है। 8वां सवाल देखें। अ सडन राइज इन बैरोमेट्रिक हाइट। बैरोमेट्रिक हाइट मतलब कि धरती से ऊंचाई अगर हम बढ़ाएं तो सॉरी तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। उसका फ़र्क ये पड़ेगा कमिंग ऑफ ए स्टॉर्म और साइक्लोन। क्या इसको वो इंगित करता है पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, ड्राई वेदर, एक्सट्रीमली ड्राई वेदर, एक्सट्रीमली ड्राई वेदर। और इसके बाद फिर नन ऑफ द अबव। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डी इसका आंसर है, एक्सट्रीमली ड्राई। बैरोमीटर मेजर्स एयर प्रेशर। और राइजिंग बैरोमीटर, नीचे से अगर बढ़ रहा है बैरोमीटर तो वो क्या बताता है, इंक्रीज़ इन एयर प्रेशर एंड अ फॉलिंग एयर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। एंड अ फॉलिंग बैरोमीटर इंक्रीज़ डिक्रीजिंग एयर प्रेशर, नीचे जा रही है तो डिक्रीजिंग एयर प्रेशर है। व्हेन द एयर इज़ ड्राई कूल प्लेजेंट एंड बैरोमीटर रीडिंग राइजेज। द जनरल राइज इन बैरोमीटर मीन्स improving weather. Rapid rise indicates unsettled weather और extremely dry weather conditions, बहुत ही ज़्यादा dry weather conditions हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि हमने आज अपने तीसरे दिन पे फ़िज़िक्स के 2 और टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। ये बीपीएससी मेंटोर्स की ये सीरीज़ क्रैक बीपीएससी इन 60 डेज़, 71st बीपीएससी इन 60 डेज़, ये हमें हमारा टारगेट है कि 60 डेज़ में सारे के सारे सेक्शंस को हम कर लें। और फ़िज़िक्स का जो पहला या फिर जनरल साइंस का जो पहला हमने सब टॉपिक उठाया है वो अगले 10 दिन में हम फिनिश कर देंगे। आज तीसरा दिन था। सो आज का हमने टॉपिक अभी अपलोड करने जा रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी एनकरेजमेंट मिलेगा। धन्यवाद।